सिर्फ 3 साल विदेश में पढ़ाई करके लौटा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, गार्डों ने मुझे गेट पर ही रोक लिया। बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर जाना मना है। मैं हैरानी से बोला, क्या अपने ही घर आने के लिए भी अब मुझे इनविटेशन कार्ड चाहिए? तभी मेरी नजर अंदर गई। पूरे बंगले में शानदार दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मल्होत्रा परिवार के बड़े बेटे आर्यन और कपूर परिवार की बेटी काव्या की सगाई समारोह। मैं एकदम चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो मल्होत्रा परिवार का इकलौता बेटा हूँ, फिर ये आर्यन कौन है? तभी एक गार्ड गरज कर बोला, रुको, तुम लोग कौन हो? दूसरा बोला, हमारे साहब से मिलने के लिए भी इनविटेशन कार्ड चाहिए। मैंने उन लोगों को गौर से देखा। उनकी यूनिफॉर्म पर लगे बैज पर साफ लिखा था कपूर ग्रुप। इस बार घर लौटने का मकसद भी यही था। मम्मी पापा चाहते थे कि मैं अपने बचपन की मंगेतर काव्या कपूर से मिलूं, जो कपूर ग्रुप की इकलौती बेटी थी। मेरे साथ आया सेक्रेटरी तुरंत आगे बढ़ा, कौन सा तुम्हारा साहब? असली मल्होत्रा परिवार का बेटा तो यहीं खड़ा है, यही मिस काव्या के होने वाले पति हैं। लेकिन गार्डों ने उसकी बात सुनकर भी यकीन नहीं किया। हमारी मैडम काव्या की सगाई तो आर्यन साहब से हो चुकी है, तुम जैसे लोग हमारे साहब बनकर आए हो, बहुत बड़ा मजाक है, चलो यहाँ से बेवजह ड्रामा मत करो। इतने में पुराने बंगले का दरवाजा खुला। मैंने ऊपर देखा, काव्या उसी तथाकथित आर्यन का हाथ पकड़कर बाहर आ रही थी। ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे घर की नौकरानी का बेटा रोहित था। जब गार्डों ने देखा कि हम अभी भी नहीं जा रहे, तो उन्होंने जेब से इलेक्ट्रिक बैटन निकाल लिया। मेरा सेक्रेटरी उनसे बहस करने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। कार में बैठे ही वह गुस्से से बोला, सर ये तो सरासर बेइज्जती है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, तुम अभी तक मुझे नहीं समझे, मैं इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वालों में नहीं हूँ। इसके बाद मैंने बिना कुछ बोले लैपटॉप खोला और कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत कपूर ग्रुप के साथ चल रहे सारे बिजनेस प्रोजेक्ट रोक दिए। फिर मैं पुराने मैनेजर के पास गया। उन्हें इनविटेशन चाहिए था ना, अब मिलेगा। विदेश में पढ़ाई के दौरान मम्मी पापा के साथ सबसे ज्यादा समय उसी पुराने मैनेजर ने बिताया था। उम्र बढ़ने की वजह से उसके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, इसलिए मम्मी पापा विदेश जाने से पहले उसके लिए एक अलग घर लेकर उसे आराम से रहने भेज चुके थे। मैं और वही पुराने मैनेजर इनविटेशन कार्ड लेकर दोबारा मल्होत्रा हाउस पहुंचे। इस बार गार्डों ने कार्ड देखते ही हमें अंदर जाने दिया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अब देखता हूँ रोहित और क्या क्या नाटक करता है। हम अभी ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे ही थे कि एक घमंडी आवाज सुनाई दी, तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? रोहित अकड़कर मेरी तरफ देखने लगा, जैसे वही इस घर का असली मालिक हो। मैंने शांत स्वर में कहा, क्या मेहमानों से ऐसे बात की जाती है? क्या यही मल्होत्रा परिवार के संस्कार हैं? रोहित हंस पड़ा, जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं मल्होत्रा परिवार का इकलौता वारिस हूँ और कपूर परिवार की बेटी काव्या का होने वाला पति। और तुम हो ही कौन? ये कहते हुए उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। इतने में घर के सारे नौकर भी इकट्ठा हो गए। मैंने देखा कि उसने तो घर के सभी पुराने नौकरों को भी बदल दिया था। मैंने बिना घबराए उसकी तरफ देखा। उसी समय मेरे बुलाए हुए मेहमान भी एक एक करके अंदर आने लगे। एक बिजनेसमैन मुस्कुराकर बोला, आर्यन साहब आज हमें किस काम के लिए बुलाया है? रोहित का चेहरा उतर गया। वह हैरानी से सबको देखने लगा। इनविटेशन? कौन सा इनविटेशन? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तभी एक मेहमान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड दिखाया। उस पर साफ साफ मल्होत्रा ग्रुप की आधिकारिक मुहर लगी हुई थी। वह बोला, जैसे ही आर्यन साहब का निमंत्रण मिला, हम बिना देर किए चले आए। रोहित के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, माफ कीजिए, शायद गलती से ये कार्ड भेज दिए गए होंगे। एक मेहमान नाराज होकर बोला, क्या मल्होत्रा परिवार का इंतजाम अब इतना लापरवाह हो गया है? जरा भी अनुशासन नहीं बचा। दूसरा भी गुस्से में बोला, क्या हमें यहाँ मजाक बनाने के लिए बुलाया गया है? हालांकि उन लोगों की कंपनियां बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हर कोई अपने क्षेत्र का सम्मानित उद्योगपति था। रोहित का ऐसा लापरवाह जवाब सुनकर उनका नाराज होना स्वाभाविक था। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, लगता है इस भाई को पूरी बात की जानकारी नहीं है, शायद ये असली मल्होत्रा परिवार के बेटे नहीं है। मेरी बात सुनते ही रोहित घबरा गया। मैं ही असली वारिस हूँ, लेकिन सच में ये इन्विटेशन मैंने नहीं भेजे, किसी ने मेरी पहचान का इस्तेमाल किया है। मैं सब समझ रहा था, लेकिन जानबूझकर उसकी पोल नहीं खोली। मैं मुस्कुराकर बोला, खैर अब जब सभी लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा संगीत हो जाए। सुना है मल्होत्रा परिवार के बड़े बेटे की पियानो बजाने में गजब की प्रतिभा है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आज हम भी आपकी कला का आनंद लेना चाहेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत पियानो बजा लेता हूँ। अगर मौका मिले तो आपके साथ एक धुन बजाना चाहूंगा। एक पल के लिए रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। माफ कीजिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पियानो नहीं बजा सकता। तभी एक मेहमान बोला, लेकिन आर्यन साहब, आपने तो आज सुबह ही अपने सोशल मीडिया पर पियानो बजाते हुए नया वीडियो अपलोड किया था। असल में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर हमेशा ऐसे वीडियो आते थे जिनमें मैं कैमरे की तरफ फीड करके पियानो बजाता था। अगर रोहित मेरी पहचान चुराना चाहता था तो पहले उसे मेरी काबिलियत भी हासिल करनी पड़ती। अब सभी मेहमान नाखुशी से उसकी तरफ देखने लगे। क्या हमारी इतनी भी इज्जत नहीं कि हमारे लिए एक छोटी सी धुन भी नहीं बजा सकते? कुछ लोग उसे समझाने लगे, आर्यन साहब, यहाँ मौजूद सभी लोग बड़े उद्योगपति हैं, इन्हें नाराज करना ठीक नहीं होगा, कम से कम एक आसान सी धुन ही बजा दीजिए। रोहित मजबूरी में उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने रखे पियानो पर पड़ी, वह फिर से गहरी दुविधा में पड़ गया। मैंने उसकी घबराहट को सीधे निशाने पर ले लिया। आखिरकार रोहित ने दांत भींचे और मजबूरी में पियानो के सामने जाकर बैठ गया। एक मेहमान मुस्कुराकर बोला, आर्यन साहब, आपकी पियानो की धुनों की तारीफ तो हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, आज क्या हमें वही शानदार प्रस्तुति सुनने का मौका मिलेगा? रोहित ने होंठ काटे और कांपते हाथों से पियानो की चाबियां दबानी शुरू कर दी। पहला ही सुर सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। कोई धीरे से बोला, क्या यही है वो पियानो जीनियस? दूसरा हंसते हुए बोला, मेरा 10 साल का बेटा भी इससे अच्छा बजा लेता है। एक और मेहमान बोला, मैंने असली वीडियो देखे हैं, भले ही उसमें चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन जो धुनें बजती थी, उनका सर और आज की ये बेसुरी आवाज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रोहित जैसे तैसे पूरी धुन खत्म कर पाया, फिर जल्दी से सफाई देने लगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ठीक से नहीं बजा पाया। मैं मुस्कुराते हुए खाली पड़ी पियानो सीट पर जाकर बैठ गया। अगले ही पल मेरी उंगलियां आत्मविश्वास के साथ पियानो की चाबियों पर दौड़ने लगी। पूरा हॉल उस खूबसूरत धुन से गूंज उठा। एक मेहमान उत्साह से चिल्लाया, हे भगवान, यही तो वही धुन है। मैंने बेहद शानदार अंदाज में पूरी प्रस्तुति खत्म की, फिर मुड़कर रोहित की तरफ देखा और मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए बोला, आर्यन साहब, लगता है आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है, या फिर आप असली आर्यन मल्होत्रा हैं ही नहीं। अब वहाँ मौजूद हर शख्स की नजर रोहित पर शक से भरी हुई थी। उसी समय बाहर से तेज आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? काव्या दौड़ती हुई अंदर आई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, जैसे उसे सहारा मिल गया हो। वह तुरंत बोला, काव्या, ये लोग मुझे जबरदस्ती पियानो बजाने को कह रहे थे और मेरी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। काव्या गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। तुम होते कौन हो मेरे मंगेतर पर शक करने वाले? मैंने शांत स्वर में कहा, मिस काव्या, इतने साल बाद मिले हैं, लेकिन अफसोस अब आप सही और गलत में फर्क करना भी भूल गई हैं। लेकिन काव्या ने मेरी बात की जरा भी परवाह नहीं की। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। मेरे मंगेतर ही मल्होत्रा परिवार के असली वारिस हैं। जो भी मल्होत्रा परिवार या कपूर परिवार पर सवाल उठाएगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली करा दिया गया। अब कमरे में सिर्फ हम कुछ लोग ही बचे थे। काव्या द्वारा बुलाए गए सिक्योरिटी गार्डों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। एक गार्ड बोला, मैडम, यही लोग पहले बाहर से भगाए गए थे, बाद में किसी तरह इन्विटेशन लेकर पुराने मैनेजर के साथ अंदर घुस आए। रोहित तुरंत बोला, कौन सा पुराना मैनेजर? ये आदमी भी इन्हीं का साथी है, सब मिलकर धोखा देने आए हैं। काव्या ने भी उसकी बात मान ली। वह गुस्से से चिल्लाई, सुन लिया ना, इन सबको अभी के अभी बाहर फेंक दो। आदेश मिलते ही सभी गार्ड मेरी तरफ टूट पड़े। उसी समय पुराने मैनेजर ने रोहित की तरफ देखकर कांपती आवाज में कहा, रोहित, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? लेकिन रोहित ने बिना किसी शर्म के जवाब दिया, ये हमारे घर का मैनेजर नहीं है, अगर होता तो क्या मैं पहचानता नहीं? मैं गुस्से से चिल्लाया, रोहित, तू तो हमारे घर की नौकरानी का बेटा है, हमारा परिवार तुझ पर एहसान करता रहा और आज तू हमें ही नहीं पहचान रहा। गार्डों ने पुराने मैनेजर को भी पकड़ लिया। मैं छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि इन दोनों झूठे लोगों के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दूं। मैं गुस्से से चिल्लाया, काव्या, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। लेकिन काव्या ने मेरी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। ओह, तो तुम मेरे पीछे यहाँ तक चले आए? मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक मुझे भुला नहीं पाए हो। इतना कहकर उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो, लेकिन सुन लो, मैं अब आर्यन मल्होत्रा की होने वाली पत्नी हूँ। मैं दहाड़ कर बोला, अपनी आंखें खोल कर देखो, असली आर्यन मल्होत्रा मैं हूँ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत की मेरी पहचान छीन ली और अब मुझ पर ही हाथ उठा रहे हो। जैसे ही मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे, तुम दोनों और पूरा कपूर ग्रुप इसकी कीमत चुकाएगा। काव्या ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पहले ये तो देखो कि तुम्हारे जिंदा रहने तक कोई तुम्हें बचाने आता भी है या नहीं। फिर उसने गार्डों की तरफ देखा, मारो इसे। तुरंत सभी ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। मैंने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बाहर से एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे पापा बिजली की रफ्तार से अंदर आए। उन्होंने गार्डों को धक्का देकर अलग कर दिया। उनकी रौबदार मौजूदगी देकर प्रशिक्षित सिक्योरिटी गार्ड भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत मुझे छोड़ दिया। पापा को सामने देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। वह गुस्से से रोहित की तरफ बढ़े और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। रोहित संभल भी नहीं पाया। उसके होंठ से तुरंत खून निकल आया, लेकिन दर्द सहते हुए भी वह कुछ बोल नहीं पाया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तब काव्या आगे बढ़ी, अंकल, शायद कोई गलतफहमी हो गई है, हम लोग बस। लेकिन पापा ने उसे बीच में ही रोक दिया, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलो। काव्या की आवाज बंद हो गई। पापा ने गुस्से में रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा। अचानक उनकी नजर उसके कपड़ों पर टिक गई। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली, रुको, ये कपड़े तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। फिर अगले ही पल पापा गरज उठे, ये सूट मैंने अपने बेटे आर्यन के लिए खास तौर पर बनवाया था। ये तुम्हारे पास आया कहाँ से? तुम्हारी माँ पर तरस खाकर मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर में रहने दिया था, लेकिन हमने तो अपने ही घर में चोर पाल लिया। पापा की बात सुनते ही मुझे भी सब याद आ गया। काफी देर से चुप बैठी काव्या बेचैन हो उठी। वह जल्दी से बोली, अंकल, शायद आपसे गलती हो रही है, ऐसे कपड़े तो बहुत लोगों के पास होते हैं, हो सकता है मैंने भी इन्हें ऐसा ही एक सूट गिफ्ट किया हो। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज साफ बता रही थी कि अब उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, काव्या, क्या तुम मेरी बात पर शक कर रही हो? इस सूट की बाजू पर मेरे बेटे आर्यन मल्होत्रा का अंग्रेजी में नाम खड़ा हुआ है। आज तुमने मेरे बेटे पर हमला करवाया, मुझे जवाब देने की हिम्मत दिखाई और इस धोखेबाज का साथ दिया। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बैठा दिया। उनके चेहरे का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कपूर परिवार को फोन लगा दिया। उधर रोहित वहीं खड़ा कांप रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भी हमारी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। काव्या ने हल्के से इशारा करके उन्हें बाहर जाने को कहा और धीरे से रोहित को भी धक्का दिया ताकि वह भी चुपचाप निकल जाए। लेकिन उनकी ये छोटी सी हरकत भी पापा की नजर से बच नहीं सकी। पापा गरज कर बोले, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आज यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सालों से बिजनेस की दुनिया पर राज करने वाले पापा की आवाज में ऐसा रौब था कि कुछ देर पहले तक अकड़ दिखाने वाले सभी लोग सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। जो लोग अभी तक हमें आंखें दिखा रहे थे, पापा के सामने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर मैं आराम से कश्मीरी सोफे पर टिक गया। कुछ ही देर बाद बाहर से एक औरत की आवाज सुनाई दी, अरे मल्होत्रा जी, कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ काव्या की माँ सुनीता कपूर खड़ी थी। इतने सालों बाद भी उनके चेहरे पर वही चमक थी। उनके साथ राजेश कपूर यानी काव्या के पिता भी थे। दोनों पहले से कहीं ज्यादा घमंडी और रौबदार लग रहे थे। अंदर आते ही सुनीता कपूर मुस्कुराकर बोली, इतना गुस्सा किस बात का है? हमारी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन बच्चे तो शरारत करते ही हैं। दो बातें समझा देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। इतनी नाराजगी की क्या जरूरत है? इतना कहकर दोनों बिना किसी औपचारिक अभिवादन के हमारे सामने वाले सोफे पर बैठ गए। उनके इस व्यवहार से ही पापा के चेहरे पर नाराजगी और बढ़ गई। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, समझा देंगे, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। सुनीता कपूर फिर भी मुस्कुराती रही। अरे मल्होत्रा जी, अगर काव्या से कोई गलती हो भी गई है तो वह आर्यन से माफी मांग लेगी, बात वहीं खत्म कर देते हैं। काव्या अभी भी पापा से डरी हुई थी। वह कांपते हुए अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई। सुनीता कपूर फिर बोली, देखिए ना, आपने हमारी बेटी को कितना डरा दिया है। घर में तो उसने कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली। अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि उन्हें अपनी बेटी की गलती बिल्कुल
दिखाई नहीं दे रही थी। उल्टा उन्हें पापा का गुस्सा ही गलत लग रहा था। राजेश कपूर भी बोले, मल्होत्रा जी, चाहे हमारी बेटी से कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, लेकिन एक छोटी सी लड़की पर इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं। आपने ही तो उसे अपनी बहू माना था। वह पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की है। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने नाराज हैं? पापा ने ठंडी नजर से दोनों को देखा। क्या तुम दोनों को पूरी घटना का जरा भी पता है? पहले अपनी बेटी से पूछो कि उसने अभी कुछ देर पहले क्या क्या किया है। इतना कहकर पापा चुप हो गए। कमरे का माहौल और भारी हो गया। सुनीता कपूर के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दी। उन्होंने काव्या की तरफ देखा। काव्या, सच सच बताओ, कहीं तुमने आर्यन के साथ मजाक करते करते हद पार नहीं कर दी? वह जानबूझकर बात को हल्का बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काव्या तो बचपन से ही जिद्दी थी। आज पापा के सामने डांट खाने की वजह से उसके अंदर पहले ही बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह जोर से बोली, माँ, आर्यन आते ही रोहित के पीछे पड़ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद को मल्होत्रा परिवार का वारिस समझता है। उसने रोहित को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। फिर उसने बिना झिझक कहा, आपने ही तो कहा था कि मुझे जिससे प्यार हो मैं उसी से शादी करूं। मुझे रोहित पसंद है। मैं आर्यन से बचपन की सगाई नहीं मानती। ये सुनते ही राजेश कपूर का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत डांटे हुए कहा, काव्या, ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? फिर पापा की तरफ देखकर बोले, मल्होत्रा जी, बच्ची अभी नादान है। आर्यन कई सालों से विदेश में था। शायद इसी बीच इस लड़के ने मीठी मीठी बातें करके इसे बहका दिया। लेकिन पापा उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आज इस पूरे मामले का सच सामने आकर रहेगा। आर्यन इतने साल विदेश में पढ़ाई करता रहा। मैं और उसकी माँ भी उसके साथ बाहर थे। तो फिर इन कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि नौकरानी का बेटा इस घर का मालिक बन बैठा? और काव्या, आखिर किस भरोसे पर तुम इसका साथ दे रही थी? पापा का सवाल सीधे मुद्दे पर था। काव्या तुरंत कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट देकर ही मुझे समझ आ गया कि वह फिर से रोहित को बचाने की कोशिश करेगी। राजेश कपूर काफी देर तक सोचते रहे, फिर बहुत संभल कर बोले, मल्होत्रा जी, मानता हूँ कि काव्या से गलती हुई है, लेकिन आप उसकी फितरत जानते हैं। वो बहुत सीधी और दयालु लड़की है। लोग आसानी से उसे अपने झांसे में ले लेते हैं। फिर आर्यन और काव्या तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उनके रिश्ते में इतनी आसानी से बदलाव नहीं आ सकता। आर्यन के विदेश जाने के बाद भी काव्या अक्सर इस पुराने बंगले में उसकी यादों को महसूस करने आती थी। तभी इसकी मुलाकात इस लड़के से हुई। आज इतने साल बाद अचानक आर्यन लौट आया, इसलिए काव्या उसे पहचान नहीं पाई। ये स्वाभाविक है। जहाँ तक आर्यन के साथ बदसलूकी की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़के ने ही काव्या को भड़काया होगा और उसका इस्तेमाल किया होगा। और जहाँ तक इस लड़के के खुद को इस घर का मालिक बताने की बात है, उसकी जिम्मेदारी तो इस बंगले की देखभाल करने वालों की बनती है। राजेश कपूर ने बड़ी चालाकी से सारी गलती रोहित के सिर पर डाल दी और काव्या को एक भोली भाली लड़की साबित करने की कोशिश की। पापा हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो तुम्हारा मतलब है कि इस पूरे मामले की जड़ सिर्फ यही लड़का है? राजेश कपूर ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। काव्या आज भी आर्यन से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। पापा ने एक पल के लिए काव्या की तरफ देखा, फिर उनकी आवाज और सख्त हो गई। अच्छा, अगर सारी गलती इसी लड़के की है तो सबसे पहले इसी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने गार्डों की तरफ देखा और गरजते हुए आदेश दिया, इसे पकड़ो और अभी इसी वक्त इसे 50 डंडे मारो। इसकी सारी गुंडागर्दी और घमंड एक ही दिन में निकल जाएगा।